ठीक है, लेकिन अगर मैं कल शाम तक वापस ना आ सका तो परसों तुम लाजमी यूनिवर्सिटी जाना। इसके सर पर चपत लगाकर बोलता वो इसे अजीब से एहसास से दो चार कर गया। वो इस बात में सर हिला गई। एक नज़र इसके उदास चेहरे पर डालकर वो पलट गया। आन ने धुंधली आंखों से फरजाना आंटी का रोया हुआ चेहरा देखा, फिर खुद भी आगे बढ़कर उन्हें तसल्ली देने लगी, जिनकी आंखें अपने भाई की मौत पर अश्कबार थीं। आंखें बंद किए वो लबों पर मुस्कुराहट सजाए अपने सर में उतरता सुकून महसूस कर रही थी। वो ज़मीन पर बैठी हुई थी, जबकि कुर्सी पर बैठी इशरत जहां अपने नर्म हाथों से इसके सर में तेल लगा रही थी। राबी के चेहरे पर इत्मीनान भरी खुशी थी। मेरे बगैर रह लेगी? इशरत जहां ने धीमी आवाज़ में पूछा। राबी ने संजीदगी से उनकी तरफ देखा और हौले से मुस्कुराई। देखो ना, मुश्किल तो बहुत है, लेकिन मैं यहाँ इस अजाब में नहीं रह सकती अम्मा, राबी ने संजीदगी से कहा। इसके जवाब पर वह हौले से मुस्कुराई। अब तो किरण भी अपने घर की हो गई है, बस सलमा का ही मसला है, तो इसकी बातों को बर्दाश्त कर लिया कर, तो फिर कुछ अजाब नहीं लगेगा। इशरत जहाँ ने यासियत ज़दा लहजे में कहा। अम्मा, क्या आप चाहती हैं कि मैं आगे ना पढ़ूँ? राबी ने कुछ खफगी भरे लहजे में पूछा था। ना मेरी धी, तू पढ़, ज़रूर पढ़, लेकिन इधर ही पढ़ ले, शहर से बाहर जाना ज़रूरी थोड़ी है। इसके बाल संवारती वो अपनी मोहब्बत से मजबूर होकर परेशान ज़दा सी कह रही थी। राबी सीधी हुई और बैठे बैठे उनकी तरफ पलटी। यहाँ कोई भी कॉलेज अच्छा नहीं है अम्मा, और बाबा की गुंडागर्दी से यहाँ कौन वाकिफ़ नहीं है। मेरा पढ़ना मुहाल हो जाएगा। उनके हाथ थामते हुए राबी ने नरमी से कहा। इसका रिज़ल्ट आ चुका था और वो 85% नंबर लेकर स्कूल में दूसरी पोजीशन ले चुकी थी। ये गल भी तेरी ठीक है, वो सादगी से इसकी हाँ में हाँ मिला गई थी। लेकिन मेरी धी, तेरी बातें जितनी भी ठीक सही, मैं तेरे बगैर यहाँ कैसे रहूँगी? उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरते हुए वो उदासी से बोली। उनके सवाल पर राबी की आंखों में नमी सी उतर आई। मैं कॉलेज वालों से बात करके देखूंगी, आप भी मेरे साथ ही हॉस्टल शिफ्ट हो जाना। उनके घुटनों पर हाथ रखती वो फौरन बोली। इसकी बात पर वहाँ आता असीद हंसा था। हॉस्टल में तुम्हारे साथ एक बिल्ली भी अलाउ नहीं होगी, अम्मा तो बहुत बाद में आती हैं। वहीं करीबी दूसरी चेयर पर बैठता वो हंसते हुए बोला। राबी ने मुंह बसोलते हुए अपनी आंखें मसल डाली। अच्छा चल, तू उदास ना हो, मैं खुद ही तुझसे मिलने आ जाया करूँगी। इसका मूड तब्दील करने को इशरत जहाँ ने कहा था। मेरी भोली अम्मा और बेवकूफ़ तरीन कज़न, अभी एडमिशन तो हो जाने दो, घर बैठे बैठे सब प्लान कर लिया। पहले 1-2 कॉलेजेस विज़िट करके तो आओ। इन दोनों की अकल पर मातम करते हुए असीद ने गैर संजीदगी से कहा। ले, तो दाखिला होना कौन सा मुश्किल काम है? मेरी धी के नंबर नहीं देखे तूने? जिस कॉलेज जाएगी फटाफट दाखिला हो जाएगा इसका। इससे पहले कि राबी से कोई जवाब देती, इशरत जहाँ ने खुद ही से जवाब दे दिया था, जिस पर राबी ने मुस्कुराते हुए कंधे उचकाए। वो इसकी इस अदा पर हंसा। कल तू ज़ुहे पुत्र को बुला ले, वो तुझे ले जाएगा इस्लामाबाद। वहाँ जो कॉलेज सबसे अच्छा हो वहाँ दाखिला भी ले लेना, और याद से हॉस्टल की बात भी कर लेना मेरा पुत्र। फिर मैं सलमान को कह दूँगी सारा मामला एक बार देख आएगा। उन्होंने अगले दिन का लायहा अमल इसके गोशो गुजार किया। राबी ने नीम रजामंदी से इस बात में सर हिलाया। फिर आप खुद ही बात कर लीजिएगा ना उनसे, पता नहीं बाबा भाई को यहाँ आने देंगे या नहीं। तो अम्मा मैं ले जाऊँगा ना, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन है। इन दोनों की बातें सुनते असीद ने बड़ी संजीदगी से अपनी खिदमत पेश की। हरगिज़ नहीं, आपके साथ जाने से बेहतर है कि मैं चचा के साथ चली जाऊँ। इसकी आंखों में जलती जौत से घबराती वो जल्दी से बोली। इसके खौफजदा हो जाने पर मज़ीद संजीदा हुआ। क्यों मोहतरमा? चचा को कॉलेज और कॉलेज के रूल्स का पता ही क्या है? इन्हें साथ ले जाकर तुम उनका वक्त भी बर्बाद करोगी और अपना खून भी जलाओगी। सो इसे अपनी खुश नसीबी समझना कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा। एक ही दिन में सारा काम भी निबट जाएगा। इसके जवाब में मुकम्मल संजीदगी से बोला तो राबी मुँह बसौर कर रह गई। इशरत जहाँ को अंग्रेज़ी समझ आई या नहीं, इन्हें असीद की बात की समझ आ गई थी। असीद ठीक कह रहा है, सलमान को इन झंझटों का नहीं पता, वो तो बाद में जाकर खुद ही फीस वगैरह जमा करवाएगा। बाकी मैं ज़ेबी, जो राबी का सौतेला भाई था, उससे बात कर लूँगी। वो ना आया तो फिर असीद पुत्र तू ले जावी। उन्होंने आराम से कहते हुए बात ही ख़त्म कर दी। तो जहाँ असीद को कुछ आस बंधी थी, वहीं राबी ने तिरछी नज़रों से असीद की जानिब देखा। वो मुस्कुरा रहा था। राबी और राबी, सलमा चची की आवाज़ पर सीधी हुई और जल्दी से खड़ी हुई। आई चची। तेज़ी से किचन की तरफ बढ़ी, जहाँ यकीनन सलमा चची ने उसके लिए कोई नया काम तैयार कर रखा था।
रात की तारीकी इब्राहिम पैलेस के सरसब्ज लॉन को तारीक कर रही थी। इमारत हमेशा की तरह धीमी रोशनियों से मुनव्वर थी। गहरी होती रात में वो स्लीपिंग पिल्स के ज़ेर असर गहरी नींद में सो रहा था। हूर ने नर्म निगाहों से इसकी बंद पलकों की जानिब देखा, फिर हाथ बढ़ाकर नरमी से उसकी पेशानी पर आते बालों को पीछे किया। कुछ देर यूं ही इसके बाल सहलाती रही। निगाहों का मरकज़ इसका वजीह चेहरा था। हूर को लगा सोते में महदस के लबों पर मुस्कान दर आई है। इसने घबरा कर अपना हाथ खींच लिया, फिर अपनी शाल दुरुस्त करते हुए एक नज़र दीवार पर लगी घड़ी की जानिब देखा जो रात के 11 बजाने वाली थी। वो आहिस्तगी से बेड से उतरी और दबे पांव चलती कमरे से बाहर निकल आई। इसका रुख स्टडी रूम की जानिब था। वहां आकर इसने उनकी तलाश में निगाह दौड़ाई। वो इसे सामने चेयर पर बैठे नजर आ गए। हूर धीरे धीरे चलते उनके सामने आ खड़ी हुई। बैठो, बुक चेहरे से हटाकर उन्होंने नरमी से कहा था। वो खामोशी से उनके सामने वाली चेयर पर बैठ गई। हकीकत जानने के बाद मेरे बेटे से मोहब्बत करोगी? वो बड़ी संजीदगी से पूछ रहे थे। हूर ने नज़रें झुकाए अपनी हथेलियों को घूरा। मैं उनसे वफा कर सकती हूँ, मोहब्बत का तकाजा मत करें। हूर ने धीमी आवाज़ में कहा। वो हौले से मुस्कुराए। तो क्या आप मोहब्बत करती हो? उनकी आवाज़ मुस्काती हुई थी। हूर ने निगाह उठाकर उनकी जानिब देखा। आपको क्या लगता है? इसने बेतासुर लहजे में पूछा। वो धीरे से हंसे। अगर मुझे तुम्हारे दिल में मौजूद इसकी मोहब्बत का यकीन ना होता तो आज मैं तुम पर इसकी ज़िंदगी का भयानक बाब न खोलता। वो अपने अज़ली संजीदा नर्म लहजे में गोया हुए तो हूर ने अपने लब भींच लिए। जिस जज्बे से वो खुद नज़रें चुरा रही थी, इसका भेद वो पा गए थे। इसे हकीकतन अफसोस हुआ था। महदस की माँ इसकी पैदाइश के वक्त ही मर गई थी। मैं चाहता था कि इब्राहिम दूसरी शादी कर ले, लेकिन इसे महदस से ज़्यादा मरी हुई सालेहा से मोहब्बत थी। इतनी शदीद मोहब्बत कि एक रोज़ वो ख़ुद भी दुनिया छोड़ गया। इस वक्त महदस 2 साल का था। वो एक पल को रुके, जैसे ख़ुद को मजबूत किया था। हूर खामोश निगाहों से उनकी जानिब देख रही थी। महदस की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर मुझ पर आन पड़ी थी। एक तरफ मुल्क भर में फैला हुआ बिजनेस था जिसे इब्राहिम ने बड़ी ही मेहनत से बहुत बढ़ा लिया था, और दूसरी जानिब महदस था जो 2 साल की उम्र में पापा पापा पुकार कर रोता था। मैं इसे मुलाजमों के रहम करम पर नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए इसे एक मदरसे में दाखिल करवा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद भी कुरान पाक का हाफिज़ हूँ। इब्राहिम भी हाफिज़ ही था, सो मैंने महदस को भी इस पाक किताब का हाफिज़ बना दिया। इसे कुछ समझ बूझ आई तो बस फिर वो संभलता चला गया। पहले बोर्डिंग, फिर यहीं पंजाब कॉलेज से इंटरमीडिएट तक तालीम हासिल कर ली। इसके मार्क्स इतने अच्छे थे कि वो बहुत आसानी से पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता था। लेकिन हूर के लब हिले। लेकिन शायद इसकी कशिश उसे वहाँ खींचती थी। कहते हैं जब मौत आती है तो इंसान खुद वहाँ चल कर जाता है जहाँ उसकी रूह कब्ज़ होती है। महदस को भी जाना पड़ा, कहकर वो अफसुर्दगी से हंसे। हूर दम बखुद थी। कहाँ जाना पड़ा? हूर ने फ़ौरन पूछा था। इस्लामाबाद। वो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद से BBA करना चाहता था। मैं इसे किसी सूरत वहाँ नहीं जाने देना चाहता था, लेकिन इसकी ज़िद, एक ही रट, एक ही फरमाइश। पाकिस्तान भर से लोग पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन वो इस्लामाबाद जाना चाहता था। शायद वो इसका दिल था जो इसे इस शहर की जानिब खींचता था। बोलते हुए नूर आलम साहब का सांस फूल रहा था। चेहरे पर अजियत के आसार रकम थे। ज़िद की इसने। मैं तो इसकी मोहब्बत में अपने दिल से ही मजबूर था। मैंने मान भी ली, लेकिन वहाँ इसके साथ गार्ड्स भेज दिए। बहुत से मुलाजिम थे जो वहाँ भी इसकी खिदमत के लिए मौजूद रहते थे। वो बहुत चिढ़ता था। इसे इस बात से उलझन होती थी कि मैंने इसकी रखवाली के लिए मुलाजिम मुकर्रर कर रखे हैं, लेकिन मैं अपने दिल का क्या करता। अपना बेटा गंवा देने के बाद मैं इसकी निशानी की हर मुमकिन तौर पर हिफाजत करना चाहता था। मैंने की भी। इससे मिलने भी जाया करता, इसे अपने पास बुलाया भी करता था, लेकिन जाने मुझसे कहाँ भूल हुई, कहाँ चूक हुई कि वो महदस इब्राहिम से हादी सैयद बन गया। इस तरह भी की कैफियत में बोलते वो एक बार फिर रुके थे। हूर हमतन गोश थी। वो कुरान पढ़ना नहीं भूलता था, फिर जाने क्यों वो गाने भी गाने लगा। मुझे इसके एक एक पल की रिपोर्ट थी। इसके फ्रेंड्स, टूर्स, मूवीज़, वो सब कुछ करता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी आम लड़के करते हैं। लेकिन इसमें एक ख़ास बात थी। इसकी एक खूबी इसे यूनिवर्सिटी के हर लड़के से मुनफरिद बनाती थी। इसका किरदार, इसका नफ्स, जिस पर इसे बड़ा ही ज़ब्त था। मुझे इसे कभी समझाना नहीं पड़ा। वो ख़ुद ही इस मामले में बहुत एहतियात पसंद था। खूबसूरत तरीन, अमीर तरीन होकर भी वो लड़कियों जैसे नशे में मुब्तला नहीं था, और एक यही चीज़ थी जिसने मुझे मुतमईन कर रखा था।
وہ بہت دھیمے لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر بول رہے تھے۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، وہ بالکل ٹھیک تھا۔ اس کا فائنل ایئر چل رہا تھا، لاسٹ سیمیسٹر تھا، جس کے بعد اسے واپس لاہور آ جانا تھا۔ میں کافی پرجوش تھا کہ اب ہادی واپس آ جائے گا، میری آنکھوں کے سامنے رہے گا، میرا سارا بزنس سنبھالے گا۔ لیکن میری ہر سوچ ادھوری رہ گئی، میرا ہر خواب ملیا میٹ ہو گیا، سب تباہ ہو گیا۔ مہدس کی زندگی، مہدس کا دل، مہدس کا پورا وجود، وہ خود تباہ ہو گیا۔ اذیت آمیز لہجے میں بولتے ہوئے انہوں نے اپنی نم ہوتی آنکھوں کو صاف کیا تھا۔ حور کو ان کی بدلتی کیفیت پر افسوس ہوا تھا، جانے وہ کون سی تکلیف تھی جو مہدس نے جھیلی تھی، جس کے باعث وہ آج اس حال میں تھا۔ حور اس کے لیے فکر مند تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ حقیقت کی آشنائی اس پر کیسا پہاڑ بن کر ٹوٹے گی۔ وہ بدلنے لگا تھا، وہ اپنے سے جونیئر کسی آن نامی لڑکی کے ساتھ وقت گزارنے لگا تھا۔ مجھے لگا شاید کوئی دوست ہوگی، لیکن آن کے ساتھ اس کی نزدیکیاں بڑھنے لگیں۔ گارڈز ان نزدیکیوں سے بے خبر نہیں تھے، اور نہ ہی انہوں نے مجھے پردے میں رکھا۔ غلطی شاید میری بھی تھی۔ میں مہدس کے لیے فکر مند ضرور تھا، لیکن اس معاملے کو لے کر سنجیدہ نہیں ہوا۔ اب لگتا ہے کہ یہ غلطی نہیں، میری زندگی کا سب سے بڑا گناہ ہے، وہ گناہ جس کی سزا میرا بیٹا بھگت رہا ہے۔ وہ مزید بولتے چلے جا رہے تھے، ماضی کے پنے پلٹ رہے تھے۔ رات سرکتی جا رہی تھی، اور جوں جوں وہ بول رہے تھے حور کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سفید آسمان کی رنگت نارنجی سی تھی، گو کہ موسم سرما کا اختتام شروع ہو چکا تھا، لیکن فضا میں خنکی کا عنصر باقی تھا۔ قائد اعظم یونیورسٹی کی وسیع اور عریض عمارت اپنے پورے قد سے کھڑی خود پر شاداں و فرحاں تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ آج اب گہما گہمی تھی۔ آتے جاتے اسٹوڈنٹس، بے وقوف لڑکیوں سے عہد و پیما باندھے عقل مند لڑکے، وہی ہلکی پھلکی نوک جھونک۔ وہ ٹیبل پر رکھی کتاب کے بجائے کتاب پر پڑے موبائل کو گھور رہا تھا، تبھی اس کا موبائل بجنے لگا۔ ہادی نے کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا تو دوسری جانب سید نور عالم صاحب تھے۔ یہ پچھلی رات سے ان کی تیسری کال تھی، اور ان کے پاس ایک ہی ٹاپک تھا۔ تمہیں کچھ پتہ چل رہا ہے کہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو مہدس؟ وہ لڑکی تمہارے دوست کی کزن ہے، اس کی عزت ہے، اور تم اسی کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہو۔ ان کی بھاری گرجدار آواز اس کے آس پاس کہیں ابھری تھی۔ آپ کو کچھ نہیں پتا دادا، اس لڑکی نے میری عزت کا بہت بری طرح سے جنازہ نکالا تھا۔ میں صرف اسے سبق سکھا رہا ہوں اور کچھ نہیں۔ اس نے بڑی بے دردی سے ان کے سامنے اعتراف کیا تھا۔ دل نے اس کی اس قدر صفاقی پر منہ بسو رہا تھا، لیکن فی الوقت وہ دل کے سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اور یار، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل سے لگا کر اتنے بڑے بڑے کھیل نہیں کھیلے جاتے۔ کیوں اس کی بد دعائیں سمیٹنا چاہتے ہو؟ اس کو سچ بتا دو، اگر نہیں بتا سکتے پھر اس سے دور رہو۔ سید نور عالم صاحب کی سنجیدہ آواز پر وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ لفظ دور رہو پر سینے میں کچھ سانس اٹکی تھی۔ میں سے دور نہیں رہنے والا، ہادی نے بنا جھجکے کہہ دیا تھا۔ اس کے جواب پر وہ ہولے سے مسکرائے۔ سمجھ تو وہ چکے تھے کہ اس کھیل میں وہ خود اپنا دل ہار چکا ہے، کیونکہ اس کی روٹین پہلے سے ہی اکثر بدل چکی تھی۔ تو پھر قریب لے آؤ یار، اگر تم دل و دماغ سے راضی ہو تو میں اسے اپنی بہو بنا لوں گا، لیکن اس کے یا کسی اور لڑکی کے ساتھ تم کوئی فضول حرکت کرو گے تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ انہوں نے بڑے نرم لہجے میں کہا تھا، گو انداز ڈپٹنے والا تھا۔ ان کے سے بہو بنا لینے والی بات پر مہدس کے دل کی حالت عجیب سی ہوئی تھی، دھڑکنیں بے اختیار تیز ہوئی تھیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اس میں ایسا کچھ بھی نہیں کہ اسے آپ کی بہو بنا دیا جائے۔ صبر کا کڑوا گھونٹ پیتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میسم کا چہرہ اس کی نظروں میں گھومنے لگا تھا۔ آن ہے وہ، تمہاری کیا ہے؟ وہ محبت ہے میری۔ وہ شدید بے چین ہوا تھا، جبکہ اس کی حالت سے بے بہرا وہ کہہ رہے تھے، ایک بار سوچ لو، کیونکہ مجھے تو تمہاری پسند کو بہو بنانے میں کوئی اعتراض نہیں۔ وہ جیسے اسے ریلیکس کرنا چاہ رہے تھے، جبکہ ان کی بات پر وہ ایک پل کو ساکت رہ گیا تھا۔ سوچ لو، سوچ لو، سوچ لو، اب اسے سوچنا ہی تو تھا۔ وہ کل یونیورسٹی نہیں آئی تھی، اور آج وہ خود اسے یونیورسٹی لے کر آیا تھا، کیونکہ میسم پچھلے 2 دنوں سے لاہور تھا، اور 2 دن پہلے، 2 دن پہلے میسم مظہر کتنا خوش ہی تو تھا۔ اور وجہ جان کر ہادی سید کس قدر بے چین ہو گیا تھا۔ گھر میں میسم اور آن کے رشتے کی بات چل رہی تھی، تب اسے سمجھ آیا تھا کہ وہ اس دن کیوں رو رہی تھی۔ تم سے کہہ رہا ہوں، ان کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ ہاں، سوچتا ہوں، غائب دماغی سے کہہ کر اس نے کال ہی کاٹ دی۔ موبائل ٹیبل پر پٹکتے ہوئے اس نے اپنا سر بک پر ٹکا لیا۔ ان کی باتیں کسی ہتھوڑے کی مانند اس کے دماغ پر ضربے لگا رہی تھیں۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ بند آنکھوں کے سیاہ پردے پر آن کا روشن چہرہ چمک اٹھا تھا۔ مزید بے چین ہو گیا۔ مجھے تم سے محبت نہیں ہے آن سلطان،
وہ دھیرے سے بڑبڑایا جیسے خود کو یقین دلایا تھا۔ دل نے اس کی بے وقوفی پر کہا لگایا تھا، لیکن وہ فیصلہ کر چکا تھا، اور یہ تو شاید شروع دن سے ہی طے تھا۔ اسے آن سلطان کا غرور توڑنا تھا، اس کی آن کو کچل دینا تھا۔ محبت تو کبھی اس کے پلان میں شامل ہی نہیں تھی۔ سوچتے ہوئے وہ اپنا نچلا لب دانتوں میں دبا گیا۔ ایک پل کو افسوس سا ہوا، لیکن پھر میثم کی آن سے شدید محبت کی بابت سوچ کر وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ اس نے ٹیبل سے بک اٹھائی اور اپنے بالکل پیچھے بک ریک میں رکھ دی۔ دوسری بک لے کر وہ پلٹا تو وہ اسے سامنے سے آتی دکھائی دی۔ ہادی مسکرایا۔ اس نے اطراف میں نظر دوڑائی۔ وہاں اتنے اسٹوڈنٹس ضرور تھے کہ پہلے روز جیسا تماشا لگ سکتا تھا۔ اس کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ بات سید نور عالم صاحب تک جا چکی تھی۔ اب اسے اس کھیل کو ختم کرنا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں سرد پن اتر آیا۔ جانے وہ اب کیا کرنے والا تھا۔ تھکے تھکے سے قدم اٹھاتی وہ کوریڈور پار کر رہی تھی۔ آنکھوں میں ویرانی سی تھی، قدموں میں حقیقتاً لڑکھڑاہٹ تھی۔ رابعہ آج پھر غیر حاضر تھی۔ آن کا دل آج صبح سے ہی بوجھل سا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دھیرے دھیرے کوئی ہاتھوں سے جان کھینچ رہا ہو۔ میثم کل شام واپس نہیں آ پایا تھا، اسی لیے اسے آج ہادی کے ساتھ آنا پڑا تھا۔ وہ آج صبح ہی ماہرہ بیگم کی کچھ ادھوری باتیں سن چکی تھی جو وہ میثم کی والدہ سے کر رہی تھی۔ زیر بحث موضوع میثم کا نکاح تھا۔ آن کا دل ایسا گھبرایا کہ وہ ناشتہ کیے بنا ہی یونیورسٹی آ گئی تھی۔ کندھے پر بیگ ڈالے سیدھا لائبریری آئی تھی۔ حسب توقع وہ وہیں موجود تھا۔ آن کی سست رفتار دھڑکنیں اس کے لبوں پر رینگتی مسکراہٹ دیکھ کر تیز سے تیز تر ہوئی تھی۔ جانے کیا جادو تھا اس شخص میں کہ وہ اس کے معاملے میں بے بس ہو گئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ اس کی ٹیبل تک گئی تھی، پھر بیگ ٹیبل پر رکھ کر اس کے سامنے ہی چیئر پر بیٹھ گئی۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ اس کی زرد رنگت دیکھ کر اس نے آہستگی سے پوچھا۔ آن نے ہولے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے تو نہیں لگ رہی، اس نے فکر مندی سے کہا۔ اس کی توجہ پر وہ ہولے سے مسکرائی۔ اگر نہیں لگ رہی تو اب کیا ہو، ہاسپٹل لے کر جائیں گے؟ آن نے نرمی سے پوچھا۔ انداز میں اداسی گھولی ہوئی تھی۔ کہو تو لے چلتا ہوں۔ ذرا سے جھک کر سینے پر ہاتھ رکھتے وہ فرما بردار ہوا تھا۔ آن کی سیاہ آنکھوں میں نمی امڑنے لگی۔ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ ہادی نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ سوچ رہی ہوں کوئی نامحرم ہمیں اتنا بھی پیارا ہو سکتا ہے کیا؟ بچوں کی طرح نگاہوں میں اشتیاق سمائے اس کی جانب دیکھتی ہارے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ وہ نہیں رہی تھی جو وہ کبھی تھی۔ وہ محبت کی ماری ایک ہاری ہوئی لڑکی بن چکی تھی۔ اس کے اس قدر واضح اعتراف پر وہ ایک پل کو خاموشی رہ گیا۔ دل ایک پت کو سکون کا ساتھ شکار ہو گیا تھا، لیکن اپنی انا کا کیا کرتا وہ؟ پچھلے 4 ماہ سے وہ اپنی عادات کے بالکل خلاف ہی جا رہا تھا، تو کیوں؟ مقصد کیا تھا؟ انا کی تسکین نہ، وہ تو اب ہو رہی تھی۔ وہ مسکرایا۔ سرمئی آنکھوں میں وہی غرور کا ایک جہان آباد ہو گیا تھا۔ کہنا کیا چاہتی ہو؟ کس قدر معصوم بنا تھا وہ آن سمجھ نہ سکی۔ آپ پر اعتبار کرنا چاہتی ہوں، اس نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ نوازش؟ اس کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ آن تو اس کی مسکراہٹ میں کھو رہی تھی۔ تو آپ؟ وہ اٹکی، حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکا۔ کیوں ہو رہی تھی وہ بے بس؟ کیا میں؟ ہادی نے بھویں اچکائیں۔ لبوں پر وہی ایک سمٹی سی مسکراہٹ، بائیں گال پر ابھرتا ڈمپل۔ وہ مسحور ہو رہی تھی۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھ بیٹھی۔ کتنا بڑا دل چاہیے تھا نا ایک مرد کے سامنے جھکنے کے لیے، اپنی محبت کا اعتراف کرنے کے لیے، اپنے آپ کو تھالی میں سجا کر پیش کرنے کے لیے۔ وہ دل شاید آن سلطان کا تھا، جو بظاہر دوائیوں علاج کا محتاج تھا، لیکن آج محبت کے معاملے میں بہت ہی بے باک بن گیا تھا، اتنا کہ آن سلطان کو بربادی کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ یو مین یو لو می؟ پوچھتے ہوئے ہادی کی آواز قدرے اونچی ہوئی۔ آن نوٹ نہ کر سکی۔ اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ آنسو بہت آہستگی سے اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گالوں پر لڑھک آئے تھے۔ قریب ہی باقی ٹیبلز کے گرد بیٹھے کچھ اسٹوڈنٹس نے آن کا اعترافی شکست دیکھا تھا۔ آنا کیا واقعی؟ وہ ابھی تک بے یقین تھا، یہ شاید نظر آ رہا تھا۔ یس، وہ روتے بولتی ہولے سے مسکرائی تھی۔ اس کی مکمل بات پر وہ دھیرے سے ہنسا، تھوڑا پھر زیادہ۔ وہ ہنستا چلا گیا، اتنا کہ آس پاس کے اسٹوڈنٹس بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اوکے اوکے، اٹس فائن کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، لیکن تمہیں کس نے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ اوف، تم سے؟ وہ بات ادھوری چھوڑ کر ہنس رہا تھا۔ آواز ہنوس اتنی بلند ضرور تھی کہ آس پاس خاموشی چھا گئی۔ آن کے مسکراتے لب ایک پل کو سمٹے تھے۔ اس نے کچھ ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔
फिर एक नज़र इतराफ़ में देखा, लड़कियों के होंठों पर दबी दबी सी हंसी थी। इसका चेहरा पल में सुर्ख हुआ था, शर्मिंदगी, एहसास तौहीन, क्या क्या महसूस नहीं हुआ था इस पल। इसने धुंधली नज़रों से इसकी जानिब देखा। वह मुस्कुरा रहा था। आन को वो अपनी रगे जान से करीब महसूस हुआ। क्यों, क्या नहीं करते आप मुझसे मोहब्बत? बेयकीनी से इसकी जानिब देखती वो तड़प कर बोली। इस बार इसकी आवाज़ भी बुलंद हुई थी, लेकिन इसे परवाह नहीं रही थी। एक ही खौफ, एक ही अजियत, एक ही तकाजा था दिल का, हादी सैयद की मोहब्बत। इस बार हादी को अपनी हंसी रोकनी पड़ी। आन की सियाह आंखों में गज़ब की तबाहियां थी। हादी ने दिल को डपटा था। ऑफ कोर्स नॉट, मैं तुमसे, इनफैक्ट तुम जैसी लड़की से मोहब्बत क्यों करूँगा? तुम मैसम की कज़न हो और मेरे लिए काबिल एहतराम हो, दैट्स ऑल। अपने हाथ झाड़ते बेनियाजी से बोला। आन बेयकीनी किसी कैफियत में इसकी जानिब देख रही थी। ऐसी क्या देख रही हो, खाओगी क्या? वो फिर से हंसा। आन का दिल कुरलाने लगा, दिमाग की नसें दुखने लगी। आप मजाक कर रहे हैं ना? इसने धीमी आवाज़ में पूछा। नम होती पलकों को झपकाया। इसके गुलाबी होंठ कांपने लगे थे। नो आना, तुम्हारा मेरा कोई मजाक नहीं यार। एक दो बार तुम्हारी मदद क्या कर दी, तुम तो खुद को पता नहीं क्या समझ बैठी हो। प्लीज़ कंट्रोल योरसेल्फ, खुद को संभाल लो। इस्तेज़ाई अंदाज में कहता वो मुस्कुराया। आवाज़ इतनी बुलंद ज़रूर थी कि इर्द गिर्द बैठे स्टूडेंट्स की समातें इन दोनों की गुफ्तगू सुनने से महरूम नहीं रही थी। आन का रंग इसके सर्द लहजे पर जर्द होने लगा। इसकी बदलती रंगत, कांपते हाथ देखकर वो वहाँ से उठा। इसे वहाँ से जाता देखकर होश में आई थी। जा कहाँ रहे हैं? मुझे बेवकूफ़ बनाकर आप ऐसे नहीं जा सकते मेहदस इब्राहिम। इसके सामने आती वो कांपती आवाज़ में चीखी। सियाह आँखों की पुतलियाँ खुश्क थीं, लेकिन चेहरे की रंगत बताती थी इसकी पूरा वजूद रो रहा है। इसके गिरेबान को छूते आना के लरसते हाथ हादी ने झटके थे। वो लड़खड़ा कर 2 कदम दूर हुई। स्टूडेंट्स आपस में चहमे गोइयाँ करने लगे थे। वहीं एक तरफ खड़े इसके ग्रुप के हारिस ने जल्दी से मैसम को कॉल मिलाई थी। मेरे गले मत पड़ो आन सुल्तान, मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। शहादत की उंगली उठाकर इसकी आंखों में देखकर बोलता सफ़ाकी की हद पार कर गया था। आन का दिल सुकड़ कर सिमटा था। 2 भटके हुए आंसू इसके गालों पर लुढ़क आए थे। एक बार फिर यूनिवर्सिटी के तलबा इसका तमाशा देख रहे थे। ना उस दिन मैसम मजहर इसकी मदद के लिए वहाँ मौजूद था, और ना ही आज इसकी मदद के लिए वो यहाँ मौजूद था। आन को रोता देखकर वो अपने चेहरे का रुख फेर गया। इसके चौड़े सीने में धड़कता दिल इस वक्त सीने की दीवारों से सर फोड़ता दुहाइयाँ दे रहा था, मगर वो अपने दिल की सुनकर अपनी अना का भरम नहीं गंवाना चाहता था। आप यूँ मेरा इतबार नहीं तोड़ सकते। आन के लब फड़फड़ाए, दिल की सिसकियाँ उसके अंदर गूंज रही थी। वो तो तुम्हें मुझ पर करने से पहले सोचना चाहिए था ना मोहतरमा। अब कर चुकी हो तो भुगतो, लेकिन इतना सुन लो, कहते हुए वो ज़रा सा इसकी जानिब झोंका। आन साकित निगाहों से उसकी जानिब देख रही थी। पलकों पर सफ़ेद मोती चमक रहे थे। सुन लो कि हादी सैयद तुम जैसी किसी लड़की से मोहब्बत नहीं कर सकता। हाँ तुम तो क्या, तुम जैसी हज़ारों लड़कियों का दिल हादी सैयद का मुतमन्नी हो सकता है। इसकी आंखों में आंखें डालकर वो एक गरूर से बोलता इसकी पहली मुलाकात में कही गई बात लौट आ गया था। ये अलग बात थी कि बोलते हुए हादी की अपनी आंखों का रंग सुर्ख हो गया था, और वजह वो ज़ब्त था जो वो आन की रंगत ख़तरनाक हद तक सफ़ेद पड़ते देखने पर भी कर रहा था। झूठ झूठ बोल रहे हैं आप, नफ़ी में गर्दन हिलाते बामुश्किल बोली। दिल में एक दर्द सा उठने लगा। फिल वक्त वो सिर्फ हादी सैयद के लफ्ज़ों की काट महसूस कर रही थी। मैं जानती हूँ आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, वो पूरी यकीन थी। सियाह आँखें बहने लगी थी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम्हारे दिमाग के फतूर का तो कुछ नहीं कर सकता। वो इसके सामने से हट गया। अब बात इसकी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। आन बेजान होती टांगों को हरकत देती इसके पीछे लपकी। ऐसा मत करें प्लीज़, वो चीखी। दिल का दर्द बढ़ गया था। इसकी तड़पती बिलकती आवाज़ सुनकर हादी को लगा कि वो अपने पूरे कद से ज़मीन बोस हो जाएगा। कह दीजिए कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। वो तड़प रही थी। फिर इस भरे हजूम में कोई से संभालने वाला नहीं था। नहीं करता मैं तुमसे मोहब्बत। किसी मेंटल हॉस्पिटल में जाकर अपने इस पागलपन का इलाज करवाओ। मुझे माफ़ रखो प्लीज़। कितना बेमहर हो रहा था वो, यूँ जैसे इसे जानता ही ना हो। आन की सांसें रुकने लगीं। इसकी जलती आंखों से आंसू भल भल बह रहे थे। ये झूठ है, जाने क्यों वो बेयकीन थी। इसे अपनी दुनिया वीरान होती महसूस हो रही थी। झूठ नहीं, सच है। और अब क्यों तकलीफ़ हो रही है तुम्हें? मैंने मना किया था ना कि मेरे सामने मत आना। क्यों आई तुम? क्यों करवाया अपना नुकसान? लेकिन नहीं, तुम तो शायद इस बड़े नुकसान के लिए तैयार थी ना। तो लो, हो गया बड़ा नुकसान, अब भुगतो। इसकी आंखों में आंखें डालकर वो संजीदगी से बोलता बेहिस बन गया था।
आन ने नफ़ी में सर हिलाया। वो जल्दी से पलटा। इसकी दुनिया, इसका दिल उजाड़ कर लाइब्रेरी से बाहर निकल गया था। पहले के बाद दूसरा कदम उठाने पर हादी को रुकना पड़ा। सामने मैसम खड़ा बेयकीन नज़रों से इन दोनों की जानिब देख रहा था। रोती बेहाल होती आन और इसकी जानिब मज़हका खेज़ कुछ तरहम आमेज़ निगाहों से इसकी जानिब देखते स्टूडेंट्स। मंजर दिल चीरने वाला था। ये सब क्या है? वो जो हादी की आखिरी बात सुन चुका था अपनी मुट्ठियाँ भींचता सर्द लहजे में बोला था। हादी ने अपनी सुर्ख पड़ी आंखों के पलके झपकते हुए मैसम की जानिब देखा, फिर एक नज़र अपने पीछे खड़ी आन की जानिब देखा। हारिस भी लाइब्रेरी से बाहर निकल आया था। उसी ने मैसम को कॉल करके कम से कम लफ्ज़ों में हादी की घटिया हरकत बताई थी। वो जो फरजाना बेगम को घर ड्रॉप करके सीधा यूनिवर्सिटी आ रहा था, हारिस की कॉल पर गाड़ी को भगाता हुआ यूनिवर्सिटी तक आया था। मुझसे नहीं, अपनी इस बाकिरदार कज़न से पूछो। मैंने इसे थोड़ी सी इज्जत क्या दे दी? ये इसे मोहब्बत ही समझ कर मुझसे शादी की डिमांड कर रही है। वो सर्द तरीन लहजे में बोलता जहाँ मैसम पर हैरतों के पहाड़ तोड़ गया था, वहीं इसके झूठ मिले सच पर आन को लगा किसी ने इसके दिल पर घोंसा मारा हो। इसने बेख्तियार सहारे के लिए करीबी पिलर को थाम लिया। मैसम ने बेयकीन नज़रों से आन की जानिब देखा, जिसकी बिगड़ी हालत बता रही थी कि हादी के अल्फाज झूठे हैं, लेकिन सियाह आंखें चीख चीख कर अपनी शिकस्त का ऐलान कर रही थी। बकवास बंद कर साले, इज्जत तो मैंने तुझे दी थी। मुझे नहीं पता था तो मेरे ही घर में नकब लगाएगा। आगे बढ़कर इसका गिरेबान दबोचता मैसम चीखा था। आन के दिल में शदीद दर्द उठने लगा। इसके लब बेख्तियार फड़फड़ाए। महदस, वो सिसकी, लेकिन वो इसकी पुकार सुनने को तैयार नहीं था। मैंने कोई नकब नहीं लगाई, इसे तेरे लिए ही छोड़ रखा है। नकब लगानी होती तो मेरे लिए ऐसा करना कुछ मुश्किल भी नहीं था, लेकिन महदस इब्राहिम को तुझ पर सिर्फ हकीकत को आशना करना मकसूद था। सोले देख, वो दुरुस्ती से कहते हुए इसने मैसम के हाथ झटके। जालिम, संगदिल, जाबर, क्या क्या नहीं हो रहा था वो आज। आन तो खामोश थी। कैसे बदल सकता था वो इतना? ये शायद वो तो वैसे ही था, बिल्कुल अव्वल रोज़ जैसा ही, बस वही इसे समझ नहीं पाई थी। सीने के बाएं जानिब एक दर्द सा उठा था, जबकि इसकी हालत से बेबहरा वो हनूज ज़ुबान से जहर उगलता था। देख इसकी तरफ, ये मेरे मुंह से इजहार मोहब्बत सुनने के लिए मर रही है, जो बकौल तेरे इतनी बाकिरदार थी कि मुझ जैसे पर मर नहीं सकती थी। मैसम को पीछे धक्का देते हुए बड़े ज़ब्त से चिल्लाया। अब जो वो कर चुका था, इसके बाद अपना भरम भी तो रखना था। इसकी तल्ख आवाज़ गहरे सांस लेती आन की मध्यम पड़ती सांसों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरी थी। इसे सांस लेने में मुश्किल पेश आ रही थी। मैसम की नज़र इस पर पड़ी तो तड़प कर रह गया। हादी, अगर इसे कुछ हुआ मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। हादी सैयद को धक्का देते हुए आन की तरफ लपकता मैसम चिल्लाया था। इसने जल्दी से गिरते हुई आन को अपने बाजों का सहारा दिया था। इसके चेहरे की रंगत लट्ठे की मानिंद सफ़ेद पड़ चुकी थी। ठोड़ी और माथे पर नीलाहट वाज़े होने लगी। मैसम का दिल बेख्तियार धड़का। आन, खुद को संभालो प्लीज़, मैं जी नहीं पाऊंगा, बेताबी से कहते हुए इसने आन के अकड़ते हाथ थामने चाहे जो बर्फ़ हो रहे थे। हादी की नज़र आन के दम तोड़ते वजूद पर पड़ी तो एक पल को साकित रह गया। वो फटी फटी आंखों से इसकी जानिब देखती लंबे लंबे सांस ले रही थी। मैसम रोने वाला हो गया। ये तूने क्या किया हादी? सर उठाकर वो चिल्लाया। मैसम की आंखों में नमी थी। हादी जल्दी से इसकी जानिब लपका। आना। हादी को अपनी आवाज़ पराई लगी थी। कहें मुझसे मोहब्बत करते हैं? वो एक ही ज़िद, एक जनून सा हो गया था इसे। सुनना था तो बस हादी सैयद का इतराफ़ मोहब्बत सुनना था। इसका नीला पड़ता चेहरा हादी के हवास मख्तल कर रहा था। वो नहीं जानता था कि इसके साथ क्या मसला है, लेकिन इसकी बिगड़ती तबीयत इसका दिल धड़का गई थी। स्टूडेंट्स सर निकाल निकाल कर मैसम के हाथों से फिसलती आन को देखने के लिए बेताब हो रहे थे। तमाशा लगा हुआ है यहाँ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैसम सर उठाकर उन पर चीखा था। उसकी सुर्ख आंखों से आंसू टोट कर आन की पेशानी पर टपके थे। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दीवानगी के आलम में यकीन से बोलता वो इसे बाहों में भरते हुए खड़ा हो गया। आन ने अपने बेजान होते हाथ से हादी का गिरेबान थाम लिया। मैं मर रही हूँ, फूलते सांस समेत चिल्लाई। तकलीफ़ तो इतनी थी कि बोलना भी मुहाल था। कह दीजिए, बोलिए। इसके आंसू लुटाती आंखें एक ही फरियाद कर रही थी। हादी को लगा आन के साथ इसकी सांसें भी अटक रही हैं। वो अजीब मखमसे का शिकार हुआ था। मैसम का रोता सुर्ख चेहरा वो कैसे इसे मोतबर कर सकता था? आना, मैं तुमसे। इसका हाथ सहलाते हुए हादी ने भारी होते लहजे में कहा। वो बोल नहीं पा रहा था। मैसम ने एक झटके से इसके हाथ से आन का हाथ खींच लिया। मर यहीं कमीने, इसे तो मैं बचा ही लूँगा। इसके बाद तुझे कब्र तक पहुँचा कर आऊँगा।
नफरत भरी निगाहों से हादी को देखकर बोलता वो चीखा था। फिर आन को लिए वहाँ से भागा, जबकि हादी सैयद अपनी जगह से हिलने के काबिल नहीं रहा था। वो बेयकीन निगाहों से मैसम को अपनी निगाहों से दूर होता देख रहा था। चौंका तब जब किसी ने इसके सीने पर जोर डालते हुए इसे पीछे की जानिब धक्का दिया था। इसने गहरे सांस लेते हुए सामने देखा। वो हारिस था, जिसने नज़र मिलने पर ज़मीन पर थूका था। ये थू है तुझ पर, तेरे इस खूबसूरत चेहरे पर, घटिया जलील इंसान। वो हार्ट पेशेंट थी जिसे मौत के मुंह में पहुंचाने में तूने आज कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर वो मर गई ना तो इतना जान ले, जिंदा तो भी नहीं रहेगा। शहादत की उंगली उठाकर इसे तंबीह करने वाले अंदाज में बोलता वो इस पल शदीद गुस्से में लग रहा था। हार्ट पेशेंट? हादी को हकीकतन धचका लगा था। इसे लगा था कॉरिडोर की छत इसके सर पर आ गिरी हो। वो खुद क्यों नहीं समझ पाया? इसके दिल की नाहमवार धड़कनें तो वो खुद भी सुन चुका था ना। हादी को लगा किसी ने इसके मुंह पर थप्पड़ों की बरसात कर दी है। हादी तुझे शर्म नहीं आई यार? मुझे अंदाज़ा होता कि तू इस सब करने के लिए इसके आगे पीछे घूमता है तो मैं बहुत पहले इसे आगाह कर देता। अगर मुझे सिर्फ इतना भी पता होता कि मैसम इसे चाहता है तो। हारिस मज़ीद बोल नहीं पाया था। इसकी आंखों में गुलाल उतर आया, जबकि हादी की शक्ल ऐसी हो रही थी जैसे वो खड़े खड़े ज़मीन बोस हो जाएगा। वो क्या बताता, क्या कहता, कितनी सोचें थी। दिमाग, दिल, ज़मीर और नफ्स किस किस के सुनकर इसने एक कदम उठाया था। और कदम उठाकर इसे मिला क्या था? आशनाई का थप्पड़, जीत कर हार जाने का लुत्फ़, ऐसा लुत्फ़ जिसने इसकी कमर तोड़ डाली थी। हारिस मैं नहीं सब, अपने बालों में हाथ चलाता डगमगाई हुई आवाज़ में बोला। इसका दिमाग माफ हो रहा था। अब यहीं खड़ा रहेगा, ये चलेगा मेरे साथ। इसे झंझोड़ते हुए हारिस चीखा। वो होश में आया था। इसने वीरान नज़रें हारिस की तरफ देखा। मुझसे गलती हो गई, इसके लब फड़फड़ाए। ये बात तो तेरी शक्ल बता रही है। हारिस तासुफ ज़दा से बोला था, फिर इसका बाजू पकड़ते हुए इसे अपने साथ घसीटा। वो जान गया था कि हादी सैयद चलने के काबिल नहीं रहा। वो ख़ुद को संभालता जल्दी से इसके पीछे भागा था। पार्किंग एरिया में पहुंचकर इसने अपनी पॉकेट्स में हाथ मारा था। वो खाली थी, गाड़ी की कीज़ नहीं थी। इसने याद करने की जहमत नहीं की थी। वो भागते हुए हारिस के करीब आया जो अपनी हैवी बाइक स्टार्ट कर चुका था। कीज़, इसने परेशानी के आलम में कहा। आ जाओ, हारिस ने संजीदगी से कहा। वो फ़ौरन इसके पीछे बैठ गया। अगले ही पल हारिस की बाइक यूनिवर्सिटी से बाहर निकलकर रोड पर भाग रही थी। वो नहीं जानता था क्यों, लेकिन इसका वजूद बेजान हो रहा था। इतनी दूर जाने की ज़रूरत क्या है वैसे? तुम लाहौर कॉलेज या पंजाब कॉलेज में एडमिशन ले लो, इस्लामाबाद तो बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा। गाड़ी ड्राइव करते असीद ने नरमी से इसे मुखातिब किया। लेकिन इस्लामाबाद के कॉलेज में एडमिशन लेने से एबटाबाद तो करीब हो जाएगा ना। राबी ने फ़ौरन जवाब दिया। वो ज़रा सा इसकी जानिब मुड़ा, फिर गर्दन सीधी कर ली। क्या तुम मामू के करीब उनकी नज़रों के सामने रहना चाहती हो? राबी हौले से हंसी। मैं आपकी नज़रों से दूर रहना चाहती हूँ। इसने जैसे मुद्दे की बात की थी। असीद को हकीकतन झटका लगा। वो छोटी सी लड़की जाने क्या सुनना चाहती थी। सुरमई सड़क पर गाड़ी की हेडलाइट्स के बाइस रोशनी हो रही थी। फजर का वक्त होने वाला था। वो दोनों तहज्जुद के बाद गांव से निकल पड़े थे। ज़ोहेब, जो अपनी जॉब के सिलसिले में बालाई सिंध में ही होता था, अपनी मसरूफियत के बाइस आ नहीं पाया था, सो मजबूरन इसे असीद के साथ आना पड़ा था। वो दोनों आधी रात को निकल पड़े थे ताकि अगली रात तक वापस आ सकें। मेरी नज़रें तुम्हें क्या कहती हैं? वो कुछ नाराज़गी से पूछ रहा था। राबी अपने चेहरे का रुख मोड़ गई। वो चाहकर भी इसे जवाब नहीं दे पाई थी। तुम्हें पता है तुम बहुत सफ़ाक हो। वो दोबारा बोला। पता होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है? मेरा मानना है कि एक लड़की को सफ़ाक ही होना चाहिए, इतना सफ़ाक कि आप जैसा कोई मर्द इसे छूने की जुर्रत ना कर सके। वो गाड़ी से बाहर देखती बेतासुर लहजे में बोल रही थी, जैसे इसे जवाब दे दिया था कि असीद अकरमा, तुम्हारी नज़रें मुझे छूना चाहती हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छू नहीं सकता? वो हंसते हुए पूछ बैठा जैसे इसका मजाक उड़ाया था। राबी ने सख्त नज़रों से इसे घूरा। मैंने आपकी तरफ से तो नहीं कहा। उसने कुछ उलझते हुए बात बदलना चाहिए। तो फिर क्या कहा है? मोहब्बत करती भी हो या नहीं? तुम्हारी बातें, तुम्हारा सर्द लहजा मुझे यह एहसास दिलाता है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। असीद ने यासियत ज़दा लहजे में कहा। बदले में वो हौले से मुस्कुराई। फिर एक नज़र इसकी जानिब देखा। दीन कहता है कि मोहब्बत का इजहार अपने शौहर से किया करो, वफ़ा निभानी है तो शौहर से निभाओ। अब आप बताएं, आप तो मेरे कज़न हैं, मैं आपसे मोहब्बत का इजहार कैसे कर दूं? वफ़ा कैसे निभाऊं जब हमारे दरमियान कोई जायज़ रिश्ता ही नहीं? वो इससे पूछ रही थी। बग़ैर जायज़ रिश्ते के तो मोहब्बत कर सकती हो, लेकिन इजहार नहीं। वाह! असीद को हकीकतन बुरा लगा था।
मोहब्बत की नहीं है, मोहब्बत हो गई है, इस पर मेरा जोर नहीं चला। लेकिन दिल पर जब्त कर सकती हूँ और कर रही हूँ, अपने हाथों के शफाफ नाखूनों से खेलते हुए इसने इत्मीनान से कहा, जैसे इसके लिए खुद पर जबर करना कुछ मुश्किल नहीं था। असीर जी भरकर बदमज़ा हुआ। वो लड़की कभी लाजवाब नहीं हो सकती थी, और इसके फ़लसफ़े इसकी उम्र और कद दोनों से ही बड़े थे, जो अक्सर असीर को कोफ्त में मुब्तला कर देते थे। जिसके पास दिल ही ना हो वो दिल पर जब्त क्या करेगा। तुम सब कर सकती हो, हार मानने वाले अंदाज में और थके हुए लहजे में बोला। राबी इसके जवाब पर निगाह झुका गई कि तुम हार्टलेस हो। गुलाबी लब आपस में पेवस्त हो गए थे। मैं एक तजस्सुस के सिवा कुछ भी नहीं। आप परखेंगे, जानेंगे, उकता जाएंगे। राबी के लब धीरे से हिले थे। इसके कारी जवाब पर मुस्कुरा दिया। तो तुम चाहती हो कि मैं तजस्सुस में मुब्तला रहूं? असीद की आंखें चमकने लगी थीं। दूर कहीं मुअज्जिन ने फजर की अजान दी थी। नहीं, मैं आपको उकता जाने की अजियत में मुब्तला नहीं करना चाहती, राबी ने आहिस्तगी से कहा। इसकी हर बात असीद को चौंका देती थी। उकताना भी एक अजियत है क्या? असीद ने हंसते हुए पूछा। जिससे मोहब्बत हो, इससे उकता जाना इंतहा की अजियत है। असीद की चमकती आंखों में झांकते हुए इसने जितनी संजीदगी से जवाब दिया था, इतनी ही बेयकीनी से असीद ने इसकी बात का मतलब समझने की कोशिश की थी। तो यानी कि वो उकता चुकी थी। सवाल ऐसा था जिसने इसे वाकई तकलीफ दी थी। वो लड़की एक ऐसा मुअम्मा थी जिसे शायद वो मरते दम तक हल नहीं कर सकता था। असीद अपने लब भींचता सड़क पर नज़र जमा किया। तुम 17 साल की ही हो ना? इसके सवाल पर राबी ने अपना निचला लब दांतों में दबाया। इसे समझ नहीं आई थी कि वो तंजन पूछ रहा है या हाँ, 2 माह बाद पूरे 17 की हो जाऊंगी। असीद इस बार कुछ नहीं बोला। वो कुछ देर इसके बोलने का इंतज़ार करती रही, फिर परेशान से होकर सीट की पुश्त से टेक लगा गई। इसने हौले से आंखें मूंद लीं। बंद आंखों में असीद का खफा खफा सा चेहरा था। 2 आंसू बहुत आहिस्तगी से इसकी बंद आंखों से टूटकर गालों पर लुढ़क आए थे। ये पहली बार था जब इसे अपनी अच्छाई पर अफसोस हुआ था, अपनी सफाकी पर दुख हुआ था, अपने ज़ब्त पर हंसी आई थी। क्यों थी वो इतनी मजबूत? इसे आज अपने मजबूत होने पर भी दुख हुआ था। वो दुखी हो रही थी, अफसरदा भी थी, लेकिन वो जानती थी वो ख़ुद को कभी बदल नहीं सकती, क्योंकि वो ख़ुद को बदलना नहीं चाहती थी। अपने ज़ब्त पर, अपनी सफ़ाकियत पर, अपनी बाकिरदारी पर इसे नाज था, एक फ़ख्र था। इसका ज़मीर मुतमईन था। दिल ना भी होता तो क्या था? वो दिल को मारकर ज़िंदा भी थी। ज़मीर को मार लेती तो शायद मर जाती। किसी मेंटल हॉस्पिटल जाकर अपने पागलपन का इलाज करवाओ। वो हमेशा मीठा बोलने वाला आज बड़ा कड़वा बोल रहा था। इसके लफ्ज़ों की कड़वाहट आन का पोर पोर जहरीला कर रही थी। दिल का दर्द इसके बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। इसका बेजान होता हाथ अपने हाथ में लिए मैसम सुर्ख अंगारा होती आंखों से इसका नीला पड़ता चेहरा देख रहा था। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, प्लीज़ हिम्मत मत हारना। इसकी टूटती सांसें मैसम को अजियत में मुब्तला कर रही थी। शदीद तकलीफ़ महसूस करती आन की भीगी आंखें बंद होती जा रही थी। इसकी बेनूर होती आंखों के सामने पल भर के लिए महदस का चेहरा आया था। मैं तुम जैसी लड़की से मोहब्बत करूँगा? वो इसका तमस्खुर उड़ा रहा था। आन के पैरों से जान निकलने लगी। टांगें बेजान हो रही थी। अजियत की इंतहा होने के बावजूद वो चीख नहीं पा रही थी। तो यानी मौत का वक्त करीब था। इसके शऊर में सवाल उभरा था। बेटी अगर अच्छी ना हो तो फिर बेहतर है कि वो हो ही ना। माहिरा बेगम की सर्द आवाज़ इसके बेसमात होते कानों में गूंजी थी। पूरे जिस्म से निकलती जान इसके हलक में आन फंसी थी। आन का सांस लेने में दुश्वारी थी और सीने में फंदे की मानिंद अटक गया था सांस। इसके लबों से लंबा सा सांस खारिज हुआ था। इसने एक लंबी सी हिचकी ली थी। नाजुक वजूद को मौत का शदीद झटका लगा था। आन की आंसू बहती सी आंखें बंद होती चली गईं। 2 आंसू शायद आखिरी बार इसकी बंद आंखों से टूटकर कनपटियों तक लकीर बनाते चले गए थे। ऐन इसी वक्त गाड़ी हॉस्पिटल की इमारत के सामने रुकी थी। वो आन का बेजान वजूद बाहों में भरते हुए दीवाना वार अंदर की जानिब भागा था। वो इसे बचाना चाहता था, इसे मरने नहीं देना चाहता था। इसे जो चंद लम्हे पहले इसकी बाहों में ही दम तोड़ गई थी, वो बदनसीब ठहरा था। हाँ, मैं सब मजहर आज बदनसीब ठहरा था। डॉक्टर्स के मुताबिक तस्दीक कर देने पर वो लड़खड़ा गया था। आन, आंखें खोलो प्लीज़, एक बार, सिर्फ एक बार। मैं हादी को तुम्हारे कदमों में ले आऊँगा, प्लीज़ एक बार। आंखें खोलो आन, प्लीज़। स्ट्रेचर पर पड़े इसके बेजान वजूद को देखते हुए कहता वो रो पड़ा। आन प्लीज़, आई एम सॉरी। मैं तो तुम दोनों के रास्ते से पहले ही हट चुका हूँ, फिर क्यों नाराज़ हो रही हो? आन मेरी जान। वो पागल हो रहा था, तड़प रहा था, सिसक रहा था।
لیکن آن کا بے جان وجود اس کی آہو پکار سے بے بہرا ہو چکا تھا۔ مجھے ایک بار بتا تو دیتی۔ بتاتی تو صحیح، ہادی کو تمہارا کر دیتا، خود کو مار لیتا۔ میں مر جاتا یار، تم کیوں مر گئیں؟ تم کیوں؟ وہ روتے ہوئے بولتا، فرش پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھتا، اسٹریچر پر اپنی پیشانی ٹکا گیا۔ روزا جو کافی دیر سے وہیں ایک طرف کھڑا مغموم سا اس کا رونا تڑپنا دیکھ رہا تھا، کوریڈور سے آتے ہادی اور حارث کو دیکھ کر اس کے قریب آیا تھا۔